अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट जो लेक्चर शुरू हो रहा है वो है स्टेशनरी वेव्स के ऊपर। स्टेशनरी वेव्स बेसिकली हमारे पास नाम माना जाता है जी रेस्ट की स्टेट के लिए, और वेव्स हम कहते हैं कि मीडियम के अंदर बनने वाली डिस्टरबेंस। अब स्टेशनरी वेव्स बेसिकली हमारे पास एक ऐसे वेव्स होती हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो साकिन हालत में मौजूद हों, या फिर इनको हम स्टैंडिंग वेव्स का भी नाम दे सकते हैं। तो स्टैंडिंग वेव्स पूछा जाए या स्टेशनरी वेव्स पूछा जाए, दोनों का एक ही मतलब है। अब ये बनती कब है वो देखना है। हमें पता है कि जब भी किसी डेंसर मीडियम से एक वेव टकराती है तो वो लौट के वापस आ जाती है। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन के अमल में होता क्या है, एक वेव लेट से जा रही है और मीडियम से टकरा के वापस आती है, तो होगा क्या, अगर उसका जाके टकराता है क्रस्ट, तो जो लौट के आने वाला वेव का पार्ट होगा ना वो क्रस्ट की बजाय ट्रफ लौट के आएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो रिफ्लेक्शन का अमल है, जब रिफ्लेक्शन का अमल होगा तो डेंसर मीडियम से जब भी वेव टकरा के वापस आएगी तो वहाँ पे 180 का फेज डिफरेंस आ जाएगा। मतलब अगर क्रस्ट जा रहा है तो लौट के ट्रफ आएगा, और अगर ट्रफ जा रहा है तो लौट के क्रस्ट आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये बात तो ठीक होगी। अब देखिए, अगर मैं इसी एक स्ट्रिंग को लेंथ मान लूँ, ज़्यादा लेंथी स्ट्रिंग ले लूँ, तो जा कौन सी वेव्स रही हैं, स्टेशनरी वेव्स, सॉरी मतलब एक वेव जा रही है और जब रिफ्लेक्ट होगी तो वहाँ से एक वेव लौट के आएगी। तो सेम स्ट्रिंग के अंदर हमें दो तरह की वेव्स बनती हुई नजर आएंगी, और वो दोनों की दोनों वेव्स बेसिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी। तो सेम वेव्स मींस जिनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम हो। तो जब सेम वेव्स और उनका एम्पलीट्यूड भी सेम हो, तो जब दो सेम वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हों, तो देन वो एक दूसरे के ऊपर जब सुपर इम्पोज होंगी तो हमारे पास स्टेशनरी वेव्स बनना शुरू हो जाएंगी। तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन इंटरफेयर इन दैट मीडियम। उसी मीडियम में रहते हुए वो दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करें, मतलब एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज हो जाएं। अब ये हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेव्स हैं। एक वेव राइट से लेफ्ट की तरफ ट्रेवल कर रही है, जबकि एक वेव लेफ्ट से राइट की तरफ ट्रेवल कर रही है। ओके, तो ये जो हमारे पास टाइम इंटरवल है ना, हम यहाँ पे टाइम इंटरवल इसका ले लेते हैं कि लेट से वेव को हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो ये 0, ये उसका एक क्वार्टर गुजरा तो t/4। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाफ टाइम पीरियड गुजर चुका t/2। यहाँ पे 3 क्वार्टर्स गुजर चुके हैं 3t/4, और यहाँ पे मुकम्मल एक वेव गुजर चुकी है, तो मतलब टाइम पीरियड के बराबर लगने वाला टाइम आ गया। ओके, अब ये दोनों वेव्स प्रोपोगेट करनी है ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब इनकी मूवमेंट को अब हमने कंपेयर करना है, तो उसके लिए हमने इन पॉइंट्स को मार्क किया हुआ है। लेट से 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह हर एक पार्ट का एक एक क्वार्टर बेसिकली वेव को मूव करवाया गया, और फिर हम देखना चाहते हैं कि वो एक एक क्वार्टर मूव करते हुए हमारे पास किस तरह की वेव बनना शुरू होती है। इसी तरह ये भी 1, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब इसके पहले क्वार्टर के अंदर देखते हैं। इसमें अब आपने यहाँ पे एक चीज़ और भी याद रखनी है, वो भी मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर हमारे पास
दो वेव्स इस अंदाज में मिले कि क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट फॉल कर रहा हो, तो दोनों वेव्स ऐड होके लार्जर क्रस्ट आपको बना के दे देंगी। इसी तरह अगर ट्रफ के ऊपर ट्रफ फॉल कर रहा हो तो दोनों वेव्स मिलके आपको लार्जर एम्पलीट्यूड का ट्रफ बना के दे देंगी। लेकिन अगर हम बात करें, एक तो ये केस हो गया ना हमारे पास जिसमें हमने सेम फेज के पॉइंट्स को डिस्कस किया। अगर हम बात करें कि क्रस्ट पे ट्रफ गिर रहा हो, मतलब क्रस्ट पे ट्रफ आ रहा हो, तो इन दोनों का जो सम होगा वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। तो इसी ऑर्डर को लेके चलेंगे अब हम यहाँ पे, और इस टॉपिक में देखते हैं। देखिए पॉइंट 1 अपनी जगह पे मौजूद है, पॉइंट 3, पॉइंट 5, पॉइंट 7। ओके, तो इस केस में पॉइंट 1, 3, 5, 7 बेसिकली मूव नहीं कर रहे, ये अपनी मीन के ऊपर मौजूद है, तो हमने मीन पे इनकी पोजीशन ले ली। ओके, से नेक्स्ट क्वार्टर आया तो हुआ क्या, एक वेव का पार्ट क्रस्ट दे रहा है पीक में और एक ट्रफ में दे रहा है। तो नोट करें क्रस्ट पे ट्रफ आ रहा है, तो क्रस्ट पे ट्रफ आ रहा है, हमारे पास एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट क्या होगा दोनों वेव्स का, 0। तो 1 पॉइंट के कोरिस्पोंड हमारे पास उसका एम्पलीट्यूड 0 आ गया। इसी तरह 3 पॉइंट देखें तो ट्रफ पे क्रस्ट फॉल कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। 5 को देखें तो अगेन क्रस्ट पे ट्रफ फॉल कर रहा है, एम्पलीट्यूड 0, और इसी तरह 7 ट्रफ पे क्रस्ट फॉल कर रहा है, एम्पलीट्यूड 0। सेम अगले क्वार्टर पे चलती हैं तो पॉइंट 1, पॉइंट 3, पॉइंट 5, पॉइंट 7 स्टिल अपनी मेन पोजीशन पे हैं। उससे नेक्स्ट जाएं तो ऑपोजिट जो फेज हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही हैं, ट्रफ क्रस्ट रिजल्टेंट 0, क्रस्ट ट्रफ, सॉरी यहाँ पे ट्रफ और क्रस्ट था और यहाँ पे क्रस्ट और ट्रफ है, रिजल्टेंट 0। यहाँ पे हमारे पास ट्रफ और क्रस्ट है, रिजल्टेंट 0। यहाँ पे क्रस्ट और ट्रफ है, रिजल्टेंट 0, एंड सो ऑन। जबकि इवन पॉइंट्स जो हैं हमारे पास 2, 4, 6, तो इसमें देखें 2 पे क्रस्ट फॉल कर रहा है, तो रिजल्टेंट देखें हमारे पास लार्जर एम्पलीट्यूड मिलेगा। 4 पे देखें ट्रफ पे ट्रफ फॉल कर रहा है, तो 4 वाला पॉइंट मैक्सिमम मूव करेगा। इसी तरह 6 वाला क्रस्ट पे क्रस्ट फॉल कर रहा है, तो हमारे पास लार्जर एम्पलीट्यूड आएगा, मतलब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। यहां पे नोट करें तो 2 वाला पॉइंट मीन पे मौजूद है, 4 वाला पॉइंट देखें तो अपनी मीन पे मौजूद है, 6 वाला मीन पे, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। आगे देखें तो 2 वाला क्या बना रहे, ट्रफ बना रहे, 4 वाला क्रस्ट बना रहे, 6 वाला ट्रफ बना रहे, एंड सो ऑन। ये पॉइंट्स हमारे पास मूव कर रही हैं। अब देखा जाए तो पॉइंट 1 ओवरऑल का अगर मैं कंपैरिजन करूं, पॉइंट 1 अपनी जगह पे मौजूद है, पॉइंट 3 अपनी जगह पे मौजूद है, ये भी मूव नहीं कर रहा, 5 भी मूव नहीं कर रहा और 7 भी मूव नहीं कर रहा। बट जो हमारे पास 2 वाला पॉइंट है, ये 2 वाला पॉइंट, ये कभी ऊपर जाते और कभी नीचे आ रहे, तो ये कभी ऊपर जा रहे कभी नीचे की तरफ आ रहे हैं। इसी तरह 4 देख लें, कभी नीचे आ रहे तो कभी ऊपर जा रहे। 6 वाला पॉइंट देख लें, ऊपर जाते हैं और कभी नीचे आ रहे। तो होगा क्या, हमारे पास इस तरह का वेव का एक पैटर्न बनता हुआ हमें नजर आएगा। इस तरह के हमें लूप्स बनते हुए नजर आएंगे, जो कि बेसिकली स्टैंडिंग वेव्स को शो करेंगे। तो इसके अंदर अब हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, ये हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स बनना शुरू होगी। अब हम इसमें देखते हैं पॉइंट 1 जो है, कौन कौन सा पॉइंट, पॉइंट 1, 3, 5, 7, पॉइंट 1, 3, 5, 7, ये बेसिकली हमारे पास है नोड।
तो चूंकि अब मैं इस तरह की आपको वेव बना के दिखा रहा हूं, तो बेसिकली वेव के वो पॉइंट्स जो बेसिकली मूव ही नहीं कर रहे, जिनका डिस्प्लेसमेंट कॉन्टिन्यूटी के साथ जीरो आ रहे हैं, उनको नाम दिया जाएगा नोड्स का। तो 1 3 5 7, 1 3 5 7, ये हमारे पास तमाम के तमाम पॉइंट्स क्या हैं, नोड्स हैं। जबकि अगर हम बात करें 2 4 6, तो ये पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं, एंटी नोड्स। मतलब 2 4 6, क्यों, यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट्स हैं ना, उनका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, इनको नाम दिया जाएगा एंटी नोड। मैक्सिमम डिस्प्लेस्ड जो हमारे पास पॉइंट्स होंगे, या फिर स्टेशनरी वेव्स के वो पॉइंट्स जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रखते हैं, उनको नाम दिया जाएगा एंटी नोड्स का। अब इसके अंदर पॉइंट याद क्या रखना है वो भी देख लेते हैं। दो कंजेक्टिव अगर एंटी नोड्स के दरमियान फासला लिया जाए, या फिर मतलब एंटी नोड से कंजेक्टिव एंटी नोड का फासला लिया जाए, तो वो हमारे पास होगा, देखिए ये एंटी नोड है और यहां से ये एंटी नोड है, ये हमारे पास एक क्वार्टर आ गया और ये हमारे पास एक क्वार्टर आ गया। तो क्वार्टर और क्वार्टर मिलके क्या हमारे पास वेवलेंथ बना देंगे λ/2। तो मतलब हम कह सकते हैं कि दो कंजेक्टिव एंटी नोड्स हों तो उनके दरमियान जो डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस है, वो λ/2 के। इसी तरह अगर हम नोड से नोड की बात करें, नोड से नोड की, तो ये भी देखें वेव का हाफ पार्ट आ रहा है, मतलब पूरा एक क्रस्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो चूंकि पूरा एक वेव का हाफ पार्ट आ रहा है, इसीलिए इनके दो कंजेक्टिव नोड्स के दरमियान में भी फासला कितना होगा, λ/2। लेकिन अगर हम बात करें एंटी नोड से नोड या नोड से एंटी नोड, नोड से एंटी नोड, तो हमारे पास जो पाथ डिफरेंस होगा वो देखें, वो हमारे पास एक क्वार्टर आ रहा है, उसको लिखा जाएगा λ/4। तो ये हमारे पास एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि दो कंजेक्टिव एंटी नोड्स के दरमियान पाथ डिफरेंस कितना होता है, या फिर दो कंजेक्टिव नोड्स के दरमियान, या फिर दो कंजेक्टिव नोड और एंटी नोड के दरमियान। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज हम नोट करते हैं कि अगर किसी एक पॉइंट, लेट से मैं पॉइंट 2 को यहाँ पे सिर्फ मान लेता हूँ, पॉइंट 2 और पॉइंट 13, देखें पॉइंट 2 कभी ऊपर जा रहे कभी नीचे आ रहे, जबकि 1 3 5 7 अपनी जगह पे मौजूद हैं। अब जब 1 3 5 7 बेसिकली मूव ही नहीं कर रहे, तो इनकी ऑसिलेशन में किसी किस्म की एनर्जी का रोल मौजूद ही नहीं होगा, मतलब यहाँ पे एनर्जी नहीं है इन पार्टिकल्स की। जबकि पॉइंट 2 हो, 4 हो या 6 हो, ये अपनी जगह से ऊपर और नीचे कॉन्टिन्यूटी के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब नीचे आते हुए ये काइनेटिक एनर्जी बना रहे हैं और एक्सट्रीम पे जाते हुए ये पोटेंशियल एनर्जी बना रहे हैं। तो जो एनर्जी है वो इन दो पॉइंट्स के दरमियान ट्रैप होके रहेगी और वो अल्टरनेट वे में चेंज होती जा रही है, काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से पोटेंशियल। अब चूंकि ये वेव बेसिकली एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर रही, क्योंकि यहां से अगर एनर्जी निकलना शुरू होती भी है तो 2 पे मैक्सिमम पहुंच के जैसे ही 3 पे जाती है एनर्जी 0 होती है। तो मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं हो रही। ये भी एक रीजन है, क्योंकि ये वेव्स एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर रही, अपनी जगह पे ही रहते हुए बेसिकली अप एंड डाउन वाइब्रेट करती जा रही हैं, ऑसिलेट करती जा रही हैं। इसी वजह से हम इनको स्टेशनरी वेव्स का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आज का सारा लेक्चर था जो कि स्टेशनरी वेव्स की बेसिक्स थी। इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, शॉर्ट वाइज और प्लस में एमसीक्यूज वाइज। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगला टॉपिक देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।